हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन के रासायनिक गुण बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जल। देखिए, पृथ्वी में जल की करीब करीब 70% मात्रा महासागरों में उपलब्ध है। हमारे शरीर में भी जल जो है 70% से भी ज़्यादा मात्रा होती है। इसके अलावा कुछ पौधे हैं जैसे तरबूज वगैरह है, उसमें जल की मात्रा करीब 95% या उससे भी ज़्यादा है। तो इसके हम रासायनिक भौतिक गुणों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। सभी सजीवों का एक बृहद भाग जल द्वारा निर्मित होता है। मानव शरीर में करीब 65% व कुछ पौधों में लगभग 95% जल होता है। मानव शरीर में न्यूनतम मात्रा 65% है और ये सामान्यतः 70% या उससे ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसा मैंने कहा, जैसा आपने तरबूज के बारे में सुना कि तरबूज में करीब 95% तक पानी होता है। जीवों को जीवित रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है, क्योंकि हमारे शरीर में जल एक माध्यम की तरह प्रयोग होता है। जैसे हमारा रक्त है, ऊतक द्रव्य है, लसिका है, ये सभी जलीय द्रव के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है और ये एक अच्छे विलायक के तौर पे प्रयोग होता है। यह एक महत्वपूर्ण विलायक है क्योंकि ज़्यादातर जो अणु हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। चाहे आप उसको नमक देखें, यानी कि लवण है, या ऑक्साइड्स हैं, या इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, वो जल में ज़्यादातर चीज़ें घुलनशील हैं क्योंकि जल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 के आसपास है और 80 होने के कारण से 80, उसमें कोई भी चीज़ जब हम घोलने का प्रयास करते हैं तो अणुओं के अंदर जो बंध बने हुए हैं वो 80 गुना कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे वो जल में आसानी से घुल जाते हैं और इसीलिए जल एक महत्वपूर्ण विलायक की तरह प्रयोग में आता है। पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण एक समान नहीं है। विश्व की आकलित जल आपूर्ति सारणी में दी गई है। जल आपूर्ति का मतलब है कि हमको जो जल की प्राप्ति हो रही है, विशेषकर हमको बारिश से जल मिलता है, जो कि नदियों में, तालाबों में, कुओं में, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब चीज़ों के रूप में संग्रहित रहता है, जिसको हम साल भर प्रयोग करते हैं। तो विशेषकर ये जो बारिश होती है वो कहाँ से आती है? तो देखिए कि जो महासागर है ये बारिश का करीब 97.33% भाग बनाता है। जिन भागों में बारिश नहीं होती है वहाँ भी समुद्री जल का ही प्रयोग किया जाता है। उसको छान करके, उसको वाष्पीकृत करके उससे शुद्ध जल की प्राप्ति की जाती है। उसी से वो अपने पीने के लिए और बाकी कामों के लिए जल का उपयोग करते हैं। जैसे आप ईरान, इराक है, कुवैत है, अरब है, इन देशों के बारे में जानते होंगे कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, मरुस्थलीय स्थल है। तो मरुस्थल होने के कारण से वहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण वो समुद्री जल पे ज़्यादातर निर्भर करते हैं और उसी को वो छान करके और साफ करके उसको पीते हैं। खारी झील, सैलिन लेक्स और अंतःस्थलीय समुद्र, इनलैंड सी, मतलब जो छोटे समुद्र हैं और जो खारे पानी के झील हैं, जैसे कि सांभर झील आप सुनते हैं, यहाँ पर है, राजस्थान में है, इनसे भी हमको कुछ जल की प्राप्ति हो जाती है। जो भाप बन के उड़ता है उससे जो बादल बनते हैं उनकी मात्रा ये कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता है, बहुत कम, 0.008%। ध्रुवीय बर्फ, पोलर आइस तथा हिमानी यानी ग्लेशियर्स, यहाँ पर जल जो है 2% के आसपास संग्रहित है और यही बर्फ अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पिघल रही है, पिघल के नदी में और नदी से समुद्र में आ रही है। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो मुंबई है, इसके टाइप के और भी जो समुद्र किनारे स्थित जो शहर हैं उनके डूबने का खतरा हो जाता है। तो हमको ये जो वायुमंडलीय ताप जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है विश्व का, उसको रोकने का प्रयास हमको अवश्य करना पड़ेगा। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, इसमें 0.61% है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी 0.61% वाटर को ही हम ज़्यादातर अपने कामों में उपयोग करते हैं। कुएं के रूप में, बोर के रूप में हम खोद करके उसका उपयोग करते हैं। झीलों में 0.009% जल संग्रहित है। जैसे मुंबई है, वहाँ पूरा झील के पानी का सप्लाई होता है, या इस टाइप के और जो शहर हैं जो झील किनारे बसे होते हैं तो वहाँ भी ये झील महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सॉइल मॉइस्चर है, मृदा में आर्द्रता है 0.005%।
वायुमंडलीय जल वाष्प 0.001% और नदियां 0.0001%। सोचिए कि हमारे देश में नदियां इतने सारे हैं और दूसरे देशों में भी नदियां हैं, लेकिन ये पूरे विश्व का आकलन किया हुआ है। केवल भारत का अगर हम आकलन करते तो निश्चित है इसमें से जो भूमिगत जल है, नदी है, तालाब है, झील है, इनमें इनका परसेंट थोड़ा ज़्यादा आता, केवल भारत की हम बात करते हो। लेकिन ये चूँकि पूरे विश्व की बात कर रहा है, जिसमें मरुस्थल भी शामिल है और वे देश भी शामिल है जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है ना, इसलिए ये परसेंट आपको काफ़ी कम मिला हुआ है। जल के भौतिक गुण, देखिए जल के भौतिक गुण बहुत साधारण है कि जल जो है कमरे के तापमान पर रंगहीन, स्वादहीन द्रव है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती हैं, है ना। तो ये तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यह एक रंगहीन तथा स्वादहीन द्रव है। H2O यानी जल तथा भारी जल D2O, मतलब ये ड्यूटोरियम से बना हुआ जल के भौतिक गुण सारणी में दिए गए हैं। देखिए भारी जल का प्रयोग हम रिएक्टर्स में करते हैं जहाँ पर परमाणु विखंडन के द्वारा बिजली बनाई जाती है। तो वहाँ पर जो विखंडन के द्वारा जो न्यूट्रॉन वगैरह बनते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो रिएक्टर में इनका उपयोग होता है। बाकी साधारणतः जो जल हम उपयोग करते हैं वो H2O ही होता है। अब इसकी जो सारणी है, आगे देखेंगे सारणी को कि उसमें क्या क्या भौतिक गुण दिया हुआ है। संघनित प्रावस्था यानी द्रव तथा ठोस अवस्था में जल के असामान्य गुणों का कारण जल के अणुओं के बीच विस्तृत हाइड्रोजन बंधन का होना है। हाइड्रोजन बंध क्या है इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि यहां पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, करीब 3.5 है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की 2.1 है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि सहसंयोजक बंध बनाते समय जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपने तरफ खींचने की ताकत। जैसे 1 रुपये मैंने दिया, 1 रुपया आपने दिया, ये 2 रुपये साझे का है, ये बीच में होना चाहिए। लेकिन मान लो आप ज़्यादा ताकतवर हो, आप 2 रुपये को अपने तरफ खींच के रख लेते हो, तो ये आपकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इस कारण से साझे के इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे इसमें थोड़ा सा ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन में थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अणु होते हैं, ठीक है, और हर एक में इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश उपलब्ध होते हैं। अब इसमें जो बहुत सारे अणु हैं उसमें एक अणु का धन आवेश दूसरे अणु के ऋण आवेश के साथ थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। तो एक अणु का ऋण आवेश क्या है? ऑक्सीजन, और धन आवेश क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यानी धन आवेश दूसरे यानी ऑक्सीजन यानी ऋण आवेश के साथ एक बंध के द्वारा, एक आकर्षण बंध के द्वारा जुड़ जाता है, इसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस तरह का बंध जो है हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, सिर्फ 3 ऐसे परमाणु हैं जिनके साथ इस तरह का बंध बनता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लोरीन के साथ बनता है, इसलिए HF जो है ठोस अवस्था में मिलेगा आपको। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF ठोस अवस्था में मिलता है। थोड़ा सा उससे कम पावरफुल रहता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए H2O द्रव के रूप में मिलता है। उससे थोड़ा सा और कम पावरफुल होता है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए अमोनिया जो है वो गैस के रूप में है। ये अलग बात है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बंध होने के कारण से वो आसानी से द्रवीभूत हो जाता है। अगर हम उसको संपीड़ित करते हैं तो बहुत आसानी से द्रवीभूत हो जाएगा। तो जल के भौतिक गुण, यह एक रंगहीन तथा स्वादहीन द्रव है और सारणी में इसके गुण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे पढ़ चुका था, आगे बताता हूँ। तो हाइड्रोजन बंध इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण से इसके गुण जो है थोड़ा सा असामान्य हो जाते हैं। इसी वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड जैसे H2S, H2AC यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम
सेलेनाइड की तुलना में जल का उच्च हिमांक, हिमांक उच्च होने का मतलब है वो जल्दी बर्फ जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है। जबकि H2S और H2AC 0 डिग्री सेल्सियस में तो वो जल मतलब वो द्रव भी नहीं बन पाते हैं, ठोस की तो बात दूर है। उच्च क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ये उबलेगा और वाष्प बनाएगा। उच्च वाष्पन ऊर्जा, वाष्प बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च संलयन ऊष्मा, संलयन का मतलब है पिघलना, तो जब ये बर्फ से द्रव बनता है उस समय भी इसको काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी का कारण हाइड्रोजन बंधन का होना है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण तथा पैरावैद्युतांक के मान उच्च होते हैं। विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? 1 ग्राम जल की तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो विशिष्ट ऊष्मा है। तापीय चालकता का मतलब है कि वो तापमान को, हीट को कितनी तेजी से आगे बढ़ाएगा, चालकता। पृष्ठ तनाव आपको पता होगा कि जो पृष्ठ के अणु है, सरफेस के अणु है, ऊपरी अणु, वो सिर्फ अंदर की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं तो एक झिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे जल की बूंद गोल होने का प्रयास करती है। तो जिस द्रव में पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है वो द्रव बूंद के रूप में ज़्यादा गोलाई प्राप्त करता है। जैसे मरकरी की गोलाई ज़्यादा होती है, जल की गोलाई थोड़ी कम हो जाती है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण वही है, धन आवेश और ऋण आवेश के जो मान है वो द्विध्रुव आघूर्ण है। परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, थोड़ी बात मैं कर चुका हूँ। ये मान उच्च होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जीवमंडल में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और तो और कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो भी जल में ही हुई है। जल के बाहर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा है। जल की उच्च वाष्पन ऊर्जा, वाष्पन ऊर्जा का मतलब है भाप बनने के लिए उसको ज़्यादा ऊष्मा चाहिए रहती है, ज़्यादा हीट चाहिए रहती है, तथा उच्च ऊष्माधारिता ही, ऊष्माधारिता मतलब ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, जीवों के शरीर तथा जलवायु के सामान्य ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। आपको पता है कि जब हमको गर्मी लगती है तो हमारे पसीने निकलते हैं, तो पसीना क्या करता है, शरीर के ऊष्मा को लेके उड़ जाता है, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए जैसी गर्मी लगती है पसीना निकलता है। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हो तो पसीना कम निकलेगा, क्योंकि शरीर के अंदर पानी जाकर के अंदर की गर्मी को अवशोषित करके वो यूरिन के रूप में निकलेगा, तो आपको पसीना कम निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो ज़्यादा पानी पीते हैं उनको कम पसीना आता है, और जो कम पानी पीते हैं उनको ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि शरीर को ठंडक नहीं मिल पाती है। आप बार बार पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो, तो पानी से शरीर को अंदर ही अंदर ठंडक मिलती रहती है, शरीर के तापमान को अवशोषित करते रहता है वो हीट को। वनस्पतियों और प्राणियों के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में अणुओं के अभिगमन के लिए जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में चलने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, उसके लिए जल एक बहुत अच्छे माध्यम की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, और वो बहुत सारी क्रियाओं में आसानी से अणुओं को इधर उधर लाने ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे आपका रक्त है, ऊतक द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, ये सभी जलीय माध्यम में बने हुए हैं। जल ध्रुवीय अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे सहसंयोजक यौगिक जैसे एल्कोहल तथा कार्बोहाइड्रेट यौगिक जल में विलय होते हैं। तो आसानी से ये सहसंयोजक यौगिक बना लेता है, बंध बना लेता है। ठीक है, और उसके कारण से ज़्यादातर चीज़ें जल में घुलनशील होती हैं। जल एक अच्छे विलायक के तौर पे यूज़ होता है। अब जल की संरचना अगर हम देखें तो जल, जैसा मैंने कहा कि H2O जो है एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये जल का अणु बना हुआ है।
गैस प्रावस्था में जल एक बंकित अणु है। देखिए उसका जो आबंध है वो ऐसे मोड़ा हुआ टाइप का, आप देखेंगे आबंध कोण तथा OH आबंध दूरी के मान क्रमशः 104.5 डिग्री तथा 95.7 पिकोमीटर है। बंध कोण क्या है कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बंध कोण कितना है, तो ये है 104.5 डिग्री, इसलिए बंकित अणु है। बंकित का मतलब क्या है, ऐसे पिरामिड टाइप का शेप है बंकित, ठीक है। और OH बंध दूरी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी है 95.7 पिकोमीटर है, जैसा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए चित्र में बहुत अच्छा दिखा दिया है ना। ये बंध कोण है और ये बंध दूरी है। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इसलिए हाइड्रोजन में थोड़ा सा धन आवेश, ये डेल मतलब थोड़ा है ना, थोड़ा धन आवेश आ जाता है, और ऑक्सीजन में उतना ही ऋण आवेश आ जाएगा। तो 2 ऋण आवेश दिखा रहा है क्योंकि 2 हाइड्रोजन से अपनी तरफ वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है इसमें 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन अनाबंधित हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें 2 और 6 है, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4, ये 4 यानी कि 2 जोड़े जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा करते हैं। इसलिए H2O में ये 2 बंध युग्म इलेक्ट्रॉन हैं, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ये 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन ये अनाबंध इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वही 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, और ये 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन ये बंध बनाने में भाग लिए हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ये साझा किए हुए हैं। तो बार बार ये बंकित संरचना बोल रहा है, तो बंकित का मतलब होता है ऐसे झुका हुआ, ऐसे टेढ़ा किया हुआ, क्योंकि अगर बंकित नहीं रहता तो ये सीधा रहता, ऐसे हाइड्रोजन दोनों सीधे सीधे दोनों कोनों में जुड़े रहते। लेकिन बंकित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अनाबंध इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो इनको इधर से और इधर से दबा दिए हैं, तो दबाए हुए हैं इसलिए ये थोड़े से झुक गए हैं, ऐसे एकदम सीधे ना होकर दोनों साइड से दबा दिए गए, क्योंकि अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो इनको प्रतिकर्षित करे हैं। लेकिन जो बंधित इलेक्ट्रॉन हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए जुड़ करके चिपक नहीं गए हैं, ये भी थोड़े दूर रह गए हैं, तो इधर से भी दबाए गए हैं, इधर से भी दबाए गए हैं। लेकिन अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म की ताकत बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़े ज़्यादा झुक गए हैं, लेकिन फिर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से वो खुद थोड़े से खुले हुए भी हैं। ठीक है, तो चित्र में 9.1 ख और ग में जल के अणु में ऑर्बिटल अतिव्यापन दर्शाया गया है। तो वही क ख ग ये तीनों में अतिव्यापन कैसे है वो दिखाया गया है कि ये अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म किस तरह से यहाँ पर स्थित है। H2O और D2O के भौतिक गुण, इसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि साधारण जल और भारी जल इन दोनों के भौतिक गुणों में कहाँ पर अंतर है। तो आणविक द्रव्यमान देखिए, चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है, तो इसलिए 2 बढ़ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये 18 है और ये 20 हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 16 है ना, तो 16 2 18 हो गया और 16 और 4 20 हो गया। गलनांक लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। केल्विन में देखिए 273 है और ये 276 है ना, मतलब कि ये करीब
3.8 डिग्री में ये पिघलेगा D2O। ठीक है, क्वथनांक ये देखिए 100 डिग्री के आसपास है और ये 101.4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि केल्विन में दिया है 373 100 केल्विन 100 डिग्री होता है। विरेचन की एंथैल्पी, विरेचन का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो H2O बनता है। उस समय देखिए कि इसमें 285.9 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें 294.6, मतलब करीब करीब 286 और 295, मतलब D2O के बनने में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वाष्पन की एंथैल्पी, अगर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 डिग्री केल्विन में 373 केल्विन में, डिग्री नहीं लगाते केल्विन के लिए, 373 केल्विन में अगर हम इसको वेपर बनाना चाहें तो दोनों में करीब 1 किलो जूल पर मोल का अंतर है, करीब करीब। ठीक है, मतलब इसको 40.66 और उसको 41.61 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होगी भाप बनाने के लिए। संलयन की एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब पिघलना, पिघलने के लिए इनको कितनी ऊष्मा चाहिए, तो पिघलने के लिए इसको 6 किलो जूल पर मोल की ऊष्मा चाहिए। इसको भी करीब करीब उतना ही चाहिए रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसमें दिया नहीं है। उच्च घनत्व का ताप, देखिए मतलब उच्च घनत्व का ताप का मतलब क्या है, किस तापमान पे इसका घनत्व उच्च रहेगा। आपको पता होगा कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उससे कम में और उससे ज़्यादा में जल का घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस में जल अधिकतम घनत्व में पाया जाता है। तो ये देखिए ये करीब करीब 4 डिग्री आ रहा है, देखिए 3.98 और ये 284.2 केल्विन, यानी कि ये करीब करीब है 11.2 डिग्री सेल्सियस में उसका घनत्व अधिकतम होगा। इसका घनत्व कितना होगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। देखिए 1 ग्राम एग्जैक्टली, मतलब 1 ml 1 ग्राम के बराबर है, लेकिन ये 1.1059 ग्राम के बराबर है, थोड़ा भारी है वो। श्यानता, श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे जल जो है पतला होता है, तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, शहद थोड़ा और गाढ़ा होता है, तो उनकी श्यानता ज़्यादा है ना, उसी को श्यानता कहते हैं। मतलब बहते समय वो कितना आसानी से बह पाएगा, क्योंकि उनके अणुओं के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, तो उनकी श्यानता कम होती है, और जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है उनकी श्यानता ज़्यादा होती है। तो इसकी श्यानता, जल की श्यानता 0.89 है, तो 1.107 है। मतलब ये श्यानता जल की कम है और उच्च भारी जल की श्यानता थोड़ी ज़्यादा है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा महसूस होगा, तेल जैसा। परावैद्युतांक पर सी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अणुओं के मध्य जो बल है, जो बंध है, उसको उतने गुना कमजोर करने की नाप है। तो ये करीब करीब 80 के आसपास है, देख सकते हैं 78.39, ये भी 78.06, दोनों का लगभग बराबर है। विद्युत चालकता अगर हम देखें तो ओम में विद्युत चालकता यहाँ पर ओम में है 5.7 10⁻⁸। तो विद्युत का शुद्ध जल जो है करीब करीब कुचालक है। ठीक है, जब हमको विद्युत उसमें संचालित करना रहता है तो हम उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं है। आप देख सकते हैं नहीं के बराबर है ना। ठीक है, तो ये जल और भारी जल के भौतिक गुण। जल का क्रिस्टली प्रारूप बर्फ है। देखिए जल जब जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, लेकिन एक बहुत आश्चर्यजनक घटना होती है। ज़्यादातर पदार्थों में गैस का आयतन ज़्यादा रहता है,
द्रव का आयतन कम हो जाता है और ठोस का आयतन और कम हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे अणु ज़्यादा पास पास आ जाते हैं तो उनका घनत्व तो बढ़ जाता है, जिससे उनका आयतन कम हो जाता है। ज़्यादातर पदार्थों में ठोस का आयतन कम होता है द्रव की तुलना में। लेकिन जल में यही एक बड़ी विशेषता है कि बर्फ का आयतन कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। मतलब जल के आयतन से बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि आप किसी पात्र में लबालब आप पानी भर दें, अब इसको बर्फ जमा दें तो बर्फ ऐसे ऊपर हो जाएगा। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर तापमान 0 से बहुत नीचे जाता है, जो पाइपलाइन होते हैं जिससे नल में पानी की सप्लाई होती है, उस पाइपलाइन के अंदर अगर जल रुका रहता है तो बर्फ जम जाता है और पाइप को फाड़ देता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि शाम को जब जल की सप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हवा मार देते हैं, हवा का प्रेशर मार देते हैं, जिससे अंदर में जितना पाइप के अंदर जल रहता है वो भी नल से निकल जाता है। फिर हवा भरी रहती है। फिर जब उसमें पानी की सप्लाई करनी रहती है तो फिर वो दोबारा पानी की सप्लाई कर दी जाती है, तो हवा निकल जाती है। अगर वो हवा नहीं भरेंगे और अगर जल रुक जाएगा उसमें, तो रात भर में वो बर्फ़ जम जाएगा और बर्फ़ बन के वो नल को यानी कि पाइप को फाड़ देगा वो। ठीक है। या फिर क्या करते हैं, वहाँ ये सलाह दी जाती है कि पानी सप्लाई बंद होने के बाद नल को चालू छोड़ दें। तो नल चालू रहने से क्या होता है कि बर्फ़ जमता है, तो बर्फ़ जो है ऐसे नल के द्वारा ऐसे बाहर निकल आता है, तो नल से ऐसे टपके हुए रहता है, ऐसे गिरा हुआ रहता है बर्फ़, तो उससे भी पाइप फटने से बच जाता है। लेकिन फिर भी उसमें हवा भर दी जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीकरण षटकोणीय आकृति के रूप में होता है, परंतु न्यून ताप पर इसका संघनन घनी आकृति के रूप में होता है। ठीक है। मतलब ये है कि इनकी आकृति जो है षटकोणीय या घनी आकृति के रूप में हो सकता है। तो कब हो सकता है? वायुमंडलीय दाब पर बर्फ, मतलब साधारण वायुमंडलीय दाब पर बर्फ जमाएंगे षटकोणीय आकृति बनेगी, लेकिन अगर न्यून ताप पर और दाब पर बर्फ जमाते हैं तो घनी आकृति बनती है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, फलतः बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता रहता है। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी कि उसमें जो टाइटैनिक जहाज है वो टकराता है, किससे टकराता है? तो बर्फ के टुकड़े से ही टकराता है जो समुद्र में तैर रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका के आसपास जो समुद्र है उस समुद्र में बर्फ जमा रहता है, बहुत सारे सिल्लियाँ, ठीक है, वो तैरते रहती हैं, तो उससे टकरा गया था वो। शीतकाल में झीलों में पानी की सतह पर जमी बर्फ ही सतह उष्मारोधन यानी थर्मल इंसुलेशन प्रदान करती है, जिससे जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। आपको पता है कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर झील है, तालाब है, वो जम जाते हैं, तो पूरे नहीं जमते, ऊपर के सरफेस के कुछ लेयर जम जाते हैं, लेकिन नीचे जो है वो जल रह जाता है, क्योंकि बर्फ अपने आप में ऊष्मा का बहुत बड़ा कुचालक है, रोधी है। तो ऊपर में बर्फ जमने के बाद ऊपर के ठंडक का नीचे के जल से कनेक्शन टूट जाता है और बीच में बर्फ रहता है। उसके कारण से नीचे पानी रह जाता है, वो बर्फ नहीं जमता पूरी तरह से, और उसी में मछलियाँ वगैरह वो जीवित रह जाती हैं। ठीक है। यह तथ्य पारिस्थितिकी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति ने हर एक के जीवन को बचाने के लिए, मतलब जो प्राकृतिक कारण होते हैं जीवन को नष्ट करने के लिए, उनसे बचाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था की हुई है। ठीक है। जैसे बर्फ जम रहा है तो देख सकते हैं कि बर्फ ऊपर के लेयर में रह जाता है और नीचे पानी रह जाता है, जिससे वो सुरक्षित रह जाते हैं। अब है बर्फ की संरचना। तो बर्फ की संरचना अगर हम देखें कि भाई वो जल के तुलना में उसकी घनत्व कम क्यों है और उसका आकार क्यों बढ़ जाता है, मतलब उसका आयतन क्यों बढ़ जाता है, तो चित्र 9.2 में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बर्फ की संरचना किस तरह से है। इसमें जो हरे रंग में है वो ऑक्सीजन है और जो थोड़े से लाल कलर में है वो हाइड्रोजन है।
तो इस तरह से बर्फ की संरचना है कि एक ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये दूसरे हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये डॉट 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 है, ये हाइड्रोजन बंध है, और जो सीधी लाइन है वो इनके सहसंयोजक बंध हैं। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो डॉट डॉट वाला हाइड्रोजन बंध है और सीधी लाइन वाली ये सहसंयोजक बंध है। तो इसके बारे में हमने बात किया है। बर्फ एक अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना है। हाईली ऑर्डर्ड, हाईली ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर अणुओं की व्यवस्था निश्चित रूप से रहती है, वो कहीं भी रैंडम तरीके से व्यवस्थित नहीं है। चित्र में दिखाया गया है। एक्स किरणों द्वारा परीक्षण से पता चला है कि बर्फ क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से 276 पिकोमीटर दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजनों के बीच में दूरी 276 पिकोमीटर है, और यह संरचना चतुष्फलकीय संरचना है। हाइड्रोजन आबंध बर्फ में बृहद छिद्र युक्त एक प्रकार की खुली संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो बृहद छिद्र युक्त खुली संरचना है। यह छिद्र उपयुक्त आकार के कुछ दूसरे अणुओं को अंतराकाश में ग्रहण कर सकते हैं। छिद्र का मतलब यह है कि उनके बीच में गैप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अणुओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बने हुए हैं। इन्हीं को अंतराकाशीय अवकाश भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर हम किसी पदार्थ को जल में घोल करके फिर उसका हम बर्फ जमाएं, तो वो पदार्थ इन्हीं अंतराकाशीय अवकाशों में उनके अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, उनके लिए जगह यहाँ पर बन जाता है, ये कहना है। अब जल के रासायनिक गुण हम देखें तो जल एक बहुत अच्छे विलायक की तरह काम करता है, और जल अपने आप में थोड़ा सा आयनित रहता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, H आयन और OH आयन में। इसी कारण से अगर जल में हम एसिड घोल करके उसका प्रयोग करें या बेस घोल करके उसका प्रयोग करें, तो बिल्कुल जल जो है विपरीत प्रकृति का हो जाता है, और वो दोनों तरह यानी कि अम्ल की तरह या क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। जल अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, उभयधर्मी प्रकृति। तो जैसा मैंने कहा कि जल अम्ल की तरह और क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है। अगर अम्ल की तरह व्यवहार मतलब अगर अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जल क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जल अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है, अतः यह उभयधर्मी है। एम्फोटेरिक कहते हैं इंग्लिश में इसको, एम्फोटेरिक। ब्रॉन्स्टेड-लारी अवधारणा के संदर्भ में जल अमोनिया के साथ अम्ल के रूप में तथा H2S के साथ क्षार के रूप में कार्य करता है। आपको पता है कि अमोनिया अपने आप में क्षार है और H2S अपने आप में अम्लीय है। तो क्षार के साथ अम्ल जैसा और अम्ल के साथ क्षार जैसा व्यवहार करता है। ब्रॉन्स्टेड-लारी कंसेप्ट क्या कहता है कि अम्ल वो है जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है और क्षार वो है जो हाइड्रोजन आयन ले सकता है, तो दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। आप देख सकते हैं कि H2O जब अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया एक क्षार है, तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और अम्ल का मतलब है हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो ये जल जो है हाइड्रोजन आयन दे करके OH आयन बन गया है, और अमोनिया जो है हाइड्रोजन आयन लेके अमोनियम आयन बन गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देने वाला अम्ल है और लेने वाला क्षार है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि H2S एक अम्ल होता है, तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और जल इस हाइड्रोजन आयन को लेकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जल के साथ जब हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है तो H3O आयन बनता है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ये जो H2S है ये हाइड्रोजन आयन देके HS आयन बन जाता है। ठीक है, आपको मैंने एक और कंसेप्ट पढ़ाया है अम्ल और क्षार के रूप में, कि कोई अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन दे देता है तो वो उसका संयुग्मी क्षार बन जाता है। जैसे यहाँ पर H2O
इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया है तो OH आयन इसका संयुग्मी क्षार है और जो क्षार है वो हाइड्रोजन आयन लेके संयुग्मी अम्ल बन जाता है। तो अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है। जल के स्वतः प्रोटो अपघटन यानी स्वतः आयनन को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको मैंने अभी कहा कि जल स्वयं भी आयनित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो देख सकते हैं कि H2O के यहाँ पर दो अणु हैं जिसमें एक अम्ल की तरह व्यवहार करके हाइड्रोजन आयन देता है और दूसरा क्षार की तरह व्यवहार करके हाइड्रोजन आयन लेता है। तो देख सकते हैं कि जिसने दे दिया है H2O ने दिया है तो ये OH आयन बन गया और H2O ने लिया है तो ये H3O बन गया। तो एक हाइड्रोजन आयन देता है और दूसरा हाइड्रोजन आयन लेता है। तो जल के अणु स्वयं भी इस रूप में आयनित होते हैं। इनका आयनन स्थिरांक जो है 10 के घात -14 होता है जिसको हम Kw के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको साम्यावस्था स्थिरांक वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि मैंने कोशिश किया है उसमें अधिकतम समझाने की। अब पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, और पढ़ा है तो समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। जल की अपोपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, अपोपचयन का मतलब क्या है कि उपचयन अपचयन हो सकता है, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन कर सकता है। उच्च विद्युत धनी धातुओं द्वारा जल आसानी से डाइहाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखिए H2O का इसकी क्रिया अगर हम सोडियम के साथ करते हैं, आप कभी सोडियम अगर आपको देखने को मिले, आपके लेबोरेटरी में हो सकता है, स्कूल में कॉलेज में रहता है, मिट्टी तेल में डूबा रहता है वो, उसमें से छोटा सा सोडियम काट करके आप पानी में डाल के देखना, तो पानी में बहुत तेज़ी से सी करके घूमता है और बहुत तेज़ी से वो घुल जाता है पानी में। तो पानी में घुल के क्या बनाता है, वो बनाता है NaOH, और जो सी करके जो गैस निकलता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। तो आप देख सकते हैं कि H2O में से हाइड्रोजन तो निकल गया, यानी कि H2O का अपचयन हो गया, उसमें से ऑक्सीजन निकल के केवल हाइड्रोजन बचा है। ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन है, अपचयन है। अतः यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोगी है। अगर आपको हाइड्रोजन प्राप्त करना है, लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आपको चाहिए, तो आप सोडियम को जल में डाल के हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल O2 में ऑक्सीकृत होता है, क्योंकि आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण में एक प्रकाश अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया में H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन उसमें से निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से वहाँ पर जल का ऑक्सीकरण हो जाता है हाइड्रोजन को निकाल करके। ओवरऑल रिएक्शन आपको पता है कि 6CO2 12H2O है, C6H12O6 है, 6H2O हमने बनाया और 6O2। तो यहाँ पर हम 12H2O लिख रहे हैं और 6H2O यहाँ पर बना रहे हैं। इसका कारण भी मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 6H2O लिख करके वहाँ पर से 6H2O को हटा सकते हैं, वो भी रिएक्शन गलत नहीं होगा, लेकिन चयन अपचयन अभिक्रिया के आधार पे ये रिएक्शन ज़्यादा सही मानी जाती है। इधर 12H2O उपयोग करके उधर 6H2O हम बनाते हैं, क्योंकि उपयोग इतना हो के बाद में वो बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया है। फ्लोरीन द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो सकता है। तो अगर फ्लोरीन का रिएक्शन हम H2O के साथ करा देते हैं तो देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन मिल गया, फ्लोराइड आयन मिल गया और ऑक्सीजन मुक्त हो गया। तो जल में हाइड्रोजन फ्लोराइड के आयन मिलते हैं, HF बन गया है, लेकिन उसके आयन्स के रूप में मिलते हैं, HF है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये एक प्रकार का अम्ल बन गया है, तो वो यहाँ पर मिलता है, वहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है जल अपघटन। ठीक है, जल का परावैद्युतांक उच्च होने के कारण इसमें प्रबल जल योजन गुण पाया जाता है। मतलब किसी चीज में जल आसानी से जुड़ सकता है और कोई भी चीज जल में आसानी से घुल सकता है, बहुत सारी चीजें घुल सकते हैं।
यह अनेक आयनिक यौगिक को घोलने में सक्षम है, क्योंकि आयनिक यौगिक में जो आयनिक बंध होता है उसको ये करीब 80 गुना कमजोर कर देता है और उसके कारण से वो आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जैसे आप सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हो तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ये पृथक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के बंध को वो कमजोर कर चुका है। फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं P4O10, ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक्चुअली, ये डबल हो गया है, P2O5 होना चाहिए तो डबल करके P4O10 हो गया। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके इसमें घुल जाता है और H3PO4 बना लेता है, सीधा सीधा घुल गया और इसका सॉल्यूशन बन गया। वैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये जल में घुल करके सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड रूप में अलग हो जाता है और HCl यहाँ पर विलयन के तौर पर मिल जाता है। वैसे नाइट्रोजन का नाइट्राइड आयन N3- नाइट्राइड आयन ये जल में घुलनशील है तो अमोनिया बनेगा और OH बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन, तो अमोनिया गैस के रूप में अलग हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप जल में इनको घोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेट विरेचन। विरेचन का मतलब बनना, हाइड्रेट का मतलब है जली यौगिक बनना, है ना। जली विलयन से अनेक लवण जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जल का संगुणन विभिन्न प्रकार से होता है। पहला, उपसहसंयोजित जल। जब हम कोई लवण अलग करते हैं और उसमें जल जो है सहसंयोजी बंध के रूप में जुड़ा रहेगा। ये देखिए, तो क्रोमियम क्लोराइड जब हम अलग करते हैं तो इसमें क्रोमियम के साथ H2O जुड़ा हुआ है सहसंयोजक यौगिक के द्वारा। अंतराकाशीय जल का मतलब होता है कि इस क्रिस्टल में बीच बीच में जो अवकाश होता है, अणुओं के बीच में जो अवकाश होता है, उस अवकाश में कुछ जल के अणु जुड़े हुए हैं। यहां पर ये बंध के रूप में है, यहां पर ये अंतराकाशीय अवकाश में है। कुछ में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में जल जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में जल जो है कॉपर के साथ कुछ मात्रा में और सल्फेट के साथ कुछ मात्रा में यहां पर जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन बंध है, यहां पर ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा सहसंयोजक बंध यहां पर नहीं है, हाइड्रोजन बंध ज्यादा पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार से क्रिस्टल के साथ जल का योजन रहता है, जल जुड़ा रहता है और वो उनके क्रिस्टल में शामिल रहता है, ठोस अवस्था में भी वो शामिल रहता है जल। उदाहरण, कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने जल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित है, ठीक है। तो उत्तर है केवल जल का एक अणु जो बड़े कोष्ठक के बाहर सहसंयोजन क्षेत्र है हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित है, जल के शेष 4 अणु उपसहसंयोजित है, ठीक है। तो ये वाला जो अणु है कॉपर सल्फेट में, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और ये 4 जो हैं ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। उपसहसंयोजक बंध का क्या मतलब होता है? ऐसा बंध जिसमें वो जो अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म जल के अणु में 2 होते हैं, ऑक्सीजन के पास वो 2 अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के कोई चीज उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उपसहसंयोजक बंध कहलाएगा। तो यहां पर ये 4 अणु जल के ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं और एक जल का अणु ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, यही यहां पर पूछा है। तो इससे पहले ठीक यहां पर ये लिखा हुआ है, तो आप इस संरचना को वहां पर जरूर बना देंगे तो आपका ये उत्तर परफेक्टली ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।